Hello students, today we will discuss apparent weight of a man in a lift. देखिए न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हमारा चल रहा है। उसके अंदर कुछ एक बातें जो थी, मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये हमने डिस्कस कर लिया था, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वो भी डिस्कस कर लिया था। और उससे पीछे वाले वीडियो के अंदर, इसके पीछे वाले वीडियो के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके ऊपर जो न्यूमेरिकल थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि अपरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। एक लिफ्ट है अपने पास, जैसे देखो अपरेंट होता क्या है, पहले तो ये समझ लो अपरेंट क्या है। अपरेंट के क्या है कि एक तो दो चीज होती है अपने पास, एक तो एक्चुअल, एक तो क्या एक्चुअल, और एक होता है अपरेंट। जैसे आपने छोटी क्लास के अंदर सुना है कि भाई कोई भी चीज है उसको हम पानी के अंदर डाल दें तो उसका वेट क्या होता है, लॉस होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अंदर। तो जो एक्चुअल है बाहर वो तो एक्चुअल हो गया। अब जब पानी के अंदर डाल दिया तो जो लॉस हुआ और उसके बाद जो अपीयर हुआ, जो हमें लगा, ठीक है, लॉस करने के बाद, वो अपरेंट है। मतलब बॉडी तो वही है लेकिन वेट क्या है, एक्चुअल पहले कितना था और बाद में अपरेंट कितना हुआ, अपीयर कितना हुआ। तो ये अपरेंट का मतलब, अपरेंट का मतलब अपीयर होना, एक्चुअल से थोड़ा सा क्या डिफर होना। समझ रहे हो ना? एक्चुअल का तो मतलब है ट्रू वेट, जो वास्तव में है। जैसे आप अपना वेट मेजर कर लो, यहाँ पे मशीन रख करके ग्राउंड फ्लोर के ऊपर मशीन रखी, उसके ऊपर आप खड़े हो गए, आपका वेट आ गया। आपका वेट आ गया मान लो 45 किलोग्राम वेट। ये चीज ध्यान रखना, जब आप वेट मेजर करते हैं हम, तो वेट की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम वेट, पूरा लिखना है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम पूछते हैं कि भाई आपका वजन कितना है, तो वो बच्चा क्या बताता है, वो बताएगा सर मेरा वजन है 45 किलोग्राम। वेट तो नहीं हुआ ये क्या है, ये मास है। क्या है ये, मास है। 45 किलोग्राम क्या है, मास है। मैंने क्या पूछा आपसे, वेट पूछा। मैंने क्या पूछा, वेट। वेट क्या होता है आप जानते हैं, mg। वेट क्या होता है, mg। जो हमने फिजिकल वर्ल्ड के अंदर, जब पहला चैप्टर जो हमारा फिजिक्स का था उसके अंदर हमने मास और वेट के अंदर कुछ एक बातें बताई थी कि वेट क्या है, मास क्या है। तो मास केवल ये है m, और वेट क्या हो गया, mg। तो g आ गया ना, क्या आ गया, g आ गया। तो अब क्या लिखोगे आप, 45 किलोग्राम वेट हुआ। और फोर्स की, पहला वीडियो आप देखेंगे इसका, तो इसके अंदर फोर्स की जो यूनिट बताई थी मैंने, वो क्या बताई थी, 1 किलोग्राम वेट के अंदर होता है 9.8 न्यूटन। यदि न्यूटन की आप बात करेंगे, ठीक है ना, किलोग्राम वेट को आप न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो 1 किलोग्राम वेट के अंदर होता है क्या, 9.8 न्यूटन। तो यहां से यदि न्यूटन के अंदर कन्वर्ट करोगे तो यदि इसका अप्रोक्सीमेट कितनी ले लूं, 10 ले लूं 9.8 को, तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आ जाता है, 450 न्यूटन। समझ रहे हैं? तो वेट अलग चीज हुआ, मास अलग चीज। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मास और वेट में डिफरेंस क्या है। मास और वेट में डिफरेंस क्या है, मास और वेट के अंदर ये चीजों का डिफरेंस है। ये आप समझ गए होंगे कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, समझना इस चीज को कि मास है वो 45 किलोग्राम। जब आप अपना वजन बताते हो, वेट बताते हो, तो वो केवल और केवल क्या है, मास है, वेट नहीं है। वेट कब होगा, जब हम क्या लगा देंगे, mg। mg वेट है, और g की वैल्यू आप जानते हैं सभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये g है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पे जो किलोग्राम वेट की बात आई, तो 1 किलोग्राम वेट को एक नाम और दिया था, चाहे तो किलोग्राम वेट का हो या किलोग्राम फोर्स का हो,
ये फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है। क्या है? ये फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट है। जो फोर्स है अपना, उसके पास दो तरह की यूनिट है। फोर्स हो गई, हमने बताया था, एनर्जी हो गई, पावर हो गई। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स के साथ साथ क्या है, ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती हैं। बताया था हमने कि जो फोर्स है, पावर है, एनर्जी है या वर्क है, इनके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती हैं। तो फोर्स का तो हमने डिस्कस कर लिया था। एब्सोल्यूट यूनिट्स जो फोर्स की बताई थी हमने, वो बताई थी एसआई सिस्टम में न्यूटन और सीजीएस में क्या, डाइन। लेकिन ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो थी एसआई सिस्टम के अंदर क्या थी, किलोग्राम वेट और क्या, ग्राम वेट। किलोग्राम वेट और क्या, ग्राम वेट। तो ये तो थी हमारी एब्सोल्यूट यूनिट फोर्स की, और ये है हमारी क्या, ग्रेविटेशनल यूनिट किसकी, फोर्स की। तो यहां से मास और वेट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, अपैरेंट वेट। तो वेट क्या है और मास क्या है। तो सबसे पहले आप इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना सीख जाएंगे। ठीक है, जब तक ये डिफरेंस समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन आपका क्लियर होगा नहीं। तो ये सारी बातें जो मैंने लिखी हैं, ये बातें तो कुछ एक बातें तो मैंने पहले डिस्कस कर दी थी, और फिर भी यदि नहीं किया हुआ आपने, तो इसको एक बार साइड में लिख लेना। ठीक है, ये रिलेशन भी यदि करूं तो सारा रिलेशन बता देता हूं। 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ डाइन होते हैं, और 1 किलोग्राम वेट के अंदर लगभग 10 न्यूटन होते हैं, और 1 ग्राम वेट के अंदर 980 होते हैं वैसे तो, बट अप्रोक्सीमेट करो तो 1000 डाइन्स होते हैं। ये चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी यहाँ, जब भी हम इसकी न्यूमेरिकल से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो वहां हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इसको आप एक बार लिख लेंगे। छोटी छोटी बातें थी, उसको आप यहां से लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, क्योंकि इन चीजों की जरूरत थी तो वो मैंने डिस्कस यहाँ पे आपके सामने कर दी हैं। अब है अपैरेंट वेट ऑफ ए मैन इन ए लिफ्ट। एक लिफ्ट है, ये है, लिफ्ट के अंदर मूवमेंट आपने किया भी होगा और महसूस किया होगा उस चीज को, फील करना। ये टॉपिक पढ़ने के बाद इस चीज को आप फील करना। क्या करना कि यहां पे ये लिफ्ट है, ये मैन है, ठीक है। लिफ्ट के अंदर ये मान लो कोई मैन है, ये कोई मैन है, ठीक है। इसका वेट, एक्चुअल वेट जो mg है, वो आप बाहर मेजर कर लो। इसका जो एक्चुअल वेट है, एक्चुअल वेट या उसको ट्रू वेट भी कहते हैं, mg, ठीक है, वो है। वो आप पहले मेजर कर लो, वेइंग मशीन के ऊपर आदमी को खड़ा कर लो, ठीक है। जो भी उसका वेट है, 60 किलोग्राम वेट, 45 किलोग्राम वेट या 50 किलोग्राम वेट, उसको आप क्या कर लो, मेजर कर लो। अब पहला केस ले रहा हूं, केस फर्स्ट। व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट, जब लिफ्ट कहां है, रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रही, लिफ्ट रेस्ट पे है, लिफ्ट रेस्ट पे है, तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा, कि इसका वेट mg कहां होगा, डाउनवर्ड। तो ये जितनी फोर्स नीचे लगाएगा उतनी फोर्स लिफ्ट कहां लगाएगी, इसके ऊपर लगाएगी, और तो रिएक्शन होगी तो क्या होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई क्या, R। अब जब ये रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे है तो जितना एक्शन नीचे लग रहा है उतना ही रिएक्शन क्या है, ऊपर लग रहा है। तो R इज इक्वल टू क्या आएगा, चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि वेलोसिटी जीरो तो क्या, एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो
मूवमेंट है ही नहीं, मूवमेंट नहीं है तो एक्सलरेशन जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो तो एक्सलरेशन जीरो, तो r इज इक्वल टू क्या होगा mg। मीन्स रिएक्शन किसके बराबर आ गई, वेट के बराबर आ गई। तो यहाँ पे क्या कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो अपरेंट वेट किसके बराबर, एक्चुअल वेट। ये पहला केस हुआ यदि आपकी लिफ्ट कहां है, रेस्ट पे है तो। फर्स्ट केस, यदि लिफ्ट रेस्ट पे है तो वेट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो बाहर अब रेस्ट पे है तो यहां पे हम खड़े हैं या लिफ्ट के अंदर खड़े हैं तो क्या फर्क पड़ गया, वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन के ऊपर आप खड़े हो गए, आपने अपना वेट मेजर कर लिया, 45 किलोग्राम वेट आपका आया, 45 किलोग्राम वेट आपका आया, लिफ्ट के अंदर खड़े हो गए, वहां पे वेइंग मशीन है, क्या चेंज हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो क्या रहा, सेम रहा। मींस अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये पहला केस तो आप नोट कर लेंगे। ये हमारा पहला केस हुआ when the lift is at rest। जब आपकी लिफ्ट रेस्ट पे है तो अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों बराबर होंगे, पहला केस। सेकंड केस के ऊपर चलते हैं हम। सेकंड केस हम करते हैं, केस नंबर 2। सेकंड केस करते हैं, कोई शक ही नहीं है। केस नंबर 2, when the lift accelerates upward with an acceleration a, सेकंड केस है कि लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है और एक्सलरेट कर रही है। एक्सलरेट का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होना। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है, मान लेता हूं ए है, ए एक्सलरेशन से वो कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। और यूनिफॉर्म एक्सलरेशन होता है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो लिफ्ट का क्या हुआ, ऊपर जा रही है, किस एक्सलरेशन से जा रही है, ए एक्सलरेशन से जा रही है। वही बात आ जाएंगे, वेट mg कहां होगा, नीचे होगा। नॉर्मल रिएक्शन वही होगी ऊपर, उसमें r मानना था, यहां मैं क्या मान लेता हूं, r1 मान लेता हूं। ठीक है, हो गई। अब यहां से समझो, यहां पे 3 फोर्स हो गई। कितनी फोर्स हो गई, 3 फोर्स हो गई। एक तो वेट mg है नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन है कहां, ऊपर की तरफ, और एक ये जब एक्सलरेशन है a तो फोर्स नहीं लगेगी क्या, F इज इक्वल टू क्या, m में। ठीक है, अब आ जाओ यहां पे FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। FBD, FBD जैसे कोई टॉपिक नहीं है वैसे तो अलग से, बट जब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन करेंगे, कनेक्टेड मोशन आगे पढ़ेंगे, तो FBD के अंदर क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर जब हम क्वेश्चन करते हैं तो बॉडी को अलग ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ये मान लिया मैंने, अलग ही ले लिया इसको, ये मान लिया इसके। ठीक है, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लगी, mg, रिएक्शन, और एक फोर्स F बराबर क्या, m में। ठीक है, अब समझना, F बराबर m में, बॉडी कहां जा रही है, ऊपर जा रही है। F इज इक्वल टू किसके बराबर, ऊपर जा रही है, ऊपर कौन है, r1, नीचे कौन है, mg। अब यहां से सोच के देखो, 2 बच्चे, ठीक है, इस बॉडी को एक बच्चा इधर खींच रहा है, इस बॉडी को एक बच्चा इधर खींच रहा है,
ये F1 फोर्स से खींच रहा है, ये F2 फोर्स से खींच रहा है, ये जो ब्लॉक है ये किधर जाएगा? सोचो, एक बॉडी पकड़ ली, जैसे ये बॉडी है, एक बच्चा इधर खींच रहा है इसको, एक बच्चा इधर खींच रहा है, बॉडी कहां जाएगी? बॉडी कहां जाएगी? यदि दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं इसके ऊपर, इसने भी F लगाई, इसने भी F लगाई, तो बॉडी कहां गई? कहीं भी नहीं गई। कहां रहेगी? रेस्ट में रहेगी। अब यदि ये बच्चा ज्यादा फोर्स लगा देता है तो बॉडी इधर चली जाएगी, ठीक है ना? जैसे मान लो इस बॉडी के कोई भी एक ट्रक, एक मतलब ट्रैक्टर बांध दिया, एक कार बांध दी, इधर ये कार से खींच रहा है, ये ट्रैक्टर से खींच रहा है, किधर जाएगी? जिसमें ज्यादा ताकत होगी, ट्रैक्टर के अंदर ज्यादा ताकत होगी, इसको खींच ले जाएगा। बट कितनी स्पीड से खींच, मतलब कितनी फोर्स से खींचेगा? जितनी फोर्स से ये इधर खींच रहा है वो तो घटेगी ना, वो तो क्या होगी? घटेगी। समझ रहे हो ना? जैसे मान लो एक बच्चा साइकिल चला रहा है, एक एग्जांपल और लो, साइकिल चला रहा है, पीछे से आपने उसको धक्का दे दिया, उस साइकिल वाले को आपने क्या कर दिया? धक्का दे दिया, तो उसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब उसको खींचो पीछे, तो उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी। तो जितनी फोर्स से आप खींचोगे और वो जितनी फोर्स आगे लगा रहा है तो क्या होगी? घट गई ना। क्या? तो नेट फोर्स क्या आएगी? नेट फोर्स क्या आएगी? F1 माइनस F2। नेट फोर्स आई F1 माइनस F2, क्या आ गई? नेट फोर्स आ गई। तो यहां भी ऐसे क्या है? F बराबर क्या है? ऊपर क्या है? रिएक्शन। देखना, रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वलेंट अपोजिट। ऐसा था, यदि ये नहीं थी, जीरो पे थी, तो R बराबर क्या था? mg था। बट यहाँ पे F लग रहा है m में, तो R1 ज्यादा होगा किससे? mg से। कितना ज्यादा होगा? F के बराबर। रिएक्शन एक काइंड ऑफ फोर्स है। रिएक्शन क्या है? फोर्स ही तो है। एक्शन और रिएक्शन, ठीक है, टेंशन, फोर्स, वेट, ये सभी क्या है? फोर्स के टाइप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझे F बराबर क्या है? R1 माइनस mg। क्यों आया? इस सबको समझाने के लिए मैंने इतने सारे क्या लिए हैं? एग्जाम्पल्स लिए हैं। ये सब एग्जाम्पल्स इसके हैं। अब यदि ये बच्चा इसको खींच के ले जाएगा तो नेट फोर्स क्या हो जाती? F2 माइनस F1 हो जाती, कोई दिक्कत ही नहीं। समझ रहे हैं? तो यहां से अपने पास ये आया। एबीडी के ऊपर आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। फ्री बॉडी का मतलब बॉडी को अलग ले करके और फिर उसके ऊपर जो भी नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हैं उन सभी का क्या, सभी को इकट्ठा करके और जो नेट फोर्स आती है वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो यहां से हमें तो R1 चाहिए। R1 क्या है? हमारा अपरेंट वेट है। F की वैल्यू कितनी है? m में। R1 माइनस mg। mg को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा। mg प्लस m में इसके बराबर R1। तो R1 क्या आया? m बार g प्लस a। R1 क्या है? अपरेंट वेट है। एक्चुअल वेट क्या है? mg। तो अपरेंट वेट mg प्लस a क्या हुआ? ज्यादा हुआ। एक्चुअल वेट से क्या हुआ? ज्यादा हुआ। देख लो, ये तो कितना आया? mg प्लस a आया है। m इंटू जी प्लस a, ये कितना है? mg। तो mg से क्या होगा? ये ज्यादा होगा, ऑब्वियस बात, क्योंकि g के अंदर कुछ न कुछ जुड़ रहा है। जुड़ेगा तो क्या आएगा? ज्यादा आएगा। सेकंड केस हमारा हो गया है कि जब लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से लिफ्ट कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। ये हमारा सेकंड केस है। थर्ड केस की बात करते हैं। इसके अंदर आपको समझ आ गया होगा अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या होगा? ज्यादा। दो केस हुए। थर्ड केस की बात करते हैं। जस्ट इसका उल्टा ले लो। यदि लिफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड, एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन a एक्सेलरेशन से लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, तो हमारा अपरेंट
क्या रिलेशन रहेगा, ज्यादा होगा, कम होगा या सेम रहेगा। पहला केस तो हमने कर ही लिया, ये जो उसके अंदर वो क्या रहा था, बढ़ रहा था। फ्री बॉडी डायग्राम ऐसे कैसे यहाँ पे लगा दो, ये अग्नि है, एक्चुअल वेट क्या है, mg है, कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा, रिएक्शन कहाँ होगी, ऊपर होगी, और नेट फोर्स F बराबर F डैश मान लेता हूँ ma, F डैश बराबर ma आए इन फोर्स सेम इसी तरह से करना। यहाँ पे F डैश क्या आएगा, अब की बारी को निकालना है, नीचे जा रही है तो नीचे जा रही है, तो ऊपर तो R2 लग रहा है, नीचे कौन mg लग रहा है, नीचे जा रही है तो कौन ज्यादा हो गया, mg, किससे R2 mg माइनस या ठीक है। F डैश की वैल्यू वही है, कितनी है ma, किसके बराबर mg माइनस R2 चाहिए, R2 को दबे आप, इसके बराबर आएगा mg माइनस ma इधर आ गया, R2 किसके बराबर आएगा m इंटू g माइनस, यहाँ से देखो एक्चुअल वेट आपका क्या है mg, और अपोनेंट वेट क्या आ गया m इंटू g माइनस, इससे क्या हुआ, कम हो गया। ठीक है, इस केस के अंदर अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से आपका कम हो गया। ठीक है, ये केस नंबर आपका थर्ड, केस नंबर थर्ड। जब केस नंबर थर्ड है, जब जो लिफ्ट है वो नीचे की तरफ आए, और किस एक्सेलरेशन से आए, ए एक्सेलरेशन से आए। तो इस केस के अंदर हमारा अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट थोड़ा सा डिफर कर जाएगा। ठीक है, फोर्थ केस पे चलते हैं। केस नंबर फोर्थ, इसी को आगे बढ़ाऊंगा। When the lift is in free fall, लिफ्ट किसमें, फ्री फॉल में, मतलब बाय टू एकदम से, और लिफ्ट क्या है, एकदम से फ्री फॉल। लिफ्ट भी कह सकते हैं, एलिवेटर भी बोलते हैं इसको, लिफ्ट कह दो या एलिवेटर होता है, इसके अंदर भी ऐसा ही है। लिफ्ट डिवाइड टू बी उस झटके के साथ क्या आएगी, इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगी। जब फ्री फॉल के अंदर है तो लिफ्ट कहां आएगी, लिफ्ट कहां आएगी, नीचे की तरफ आएगी। फ्री फॉल के अंदर लिफ्ट कहां आएगी, नीचे आएगी, और नीचे की तरफ जी किसका होता है, प्लस, क्या है, प्लस। ठीक है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आया है, हमारा आंसर क्या है, नीचे की तरफ में r इंटू किसके बराबर, m इंटू g माइनस ये किसके बराबर आया, प्लस थी। तो यहाँ पे मैं r की बजाय यहाँ पे r की लिखूंगा, क्योंकि अलग केस हो गए, m इंटू g माइनस d, और g माइनस d कितना आ गया, मतलब अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा g। इसका मतलब क्या है, फील करके देखो। मान लो वेइंग मशीन पे ऊपर हम खड़े हैं, वेट मेजर कर रहे हैं, अब वेइंग मशीन को पैर के भांग करके और हम जंप कर जाएंगे ऊपर से 2 मंजिल 3, और फिर रास्ते के अंदर क्या हवा में हम अपना वेट मेजर कर देखें, क्या वो वेट शो कर देगी, क्योंकि उसके ऊपर जब तक दबाव ही नहीं पड़ेगा, प्रेशर ही नहीं पड़ेगा, तो वो वेट मेजर करेगी नहीं।
जब लिफ्ट फ्री फॉल है तो आपका राइट वेट 0 होगी। इसी केस को आगे बढ़ाते हैं कि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, ये समझते हो, इसको लिख लेना, नोट कर लेना। इसी को आगे बढ़ाओ फिफ्थ केस के अंदर when the lift accelerates downward with an acceleration A greater than G, समझ रहे हो? नीचे की तरफ आ रहा है और इस तरह से है कि A G से क्या हो गया, बड़ा हो गया, A G से क्या हो गया, बड़ा हो गया। R4 लिख रहा हूं यहां पे, R2 मेरा क्या है, M into G minus A बड़ा है इस केस के अंदर G से, तो यहाँ पे R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा। A ज्यादा हो गया G से, तो R2 क्या हो गया, यदि ऐसा केस हो तो की बात है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। तो R2 नेगेटिव हो गया, ये तो नीचे की तरफ जा रही है, R2 कहाँ होगा, ऊपर की तरफ, और नेगेटिव हो गया। तो जो आदमी है ये इस सीलिंग से टकरा गया, मैन भी मूव करेगा, जंप करेगा ऊपर की तरफ, और किससे टकराएगा, लिफ्ट की छत से टकराएगा, ठीक है। तो द मैन मूव्स अपवर्ड in the lift and strikes with the ceiling of lift। मैं कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और लिफ्ट की छत से टकराएगा। करके देख लो, जैसे एक डब्बे के अंदर, जैसे बॉक्स के अंदर कोई भी बॉडी लो, एक ये रख दो, बॉक्स तेजी से नीचे की तरफ फेंको, एक ब्लॉक के ऊपर वाले हिस्से से टकराएगा। ये खुद करके देख लेना आप है। फ्री फॉल का केस अलग है, और यदि एकदम से लिफ्ट को हम नीचे की तरफ मूव कराएंगे तो वो केस अलग है। ये वो फिफ्थ केस नंबर 5, इसको आप नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट केस है केस नंबर 6, when the lift move upward or downward, दोनों केस करवाऊंगा इसमें, upward और downward with constant velocity। लिफ्ट कहाँ जा रही है, या तो ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है, किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी। समझना है इसे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा, क्या होता है एक्सेलरेशन, dv/dt। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन 0 होता है। a किसके बराबर आ गया, 0, a किसके बराबर आ गया, 0। r1 या r2 देखो किसके बराबर होगा, r1 तो था m into g plus k, पढ़ा था भी अभी, r2 था m into g minus a, पहले दूसरे केस में। वेलोसिटी कांस्टेंट इसमें भी a0, वेलोसिटी कांस्टेंट इसमें भी a0, क्या फर्क पड़ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो ये भी mg, ये भी mg, और किसके बराबर था वो, r के बराबर। मींस अपरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों क्या होंगे, बराबर। यदि कोई भी लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है और कांस्टेंट वेलोसिटी से वो ऊपर और नीचे जा रही है,
उसके एक्सेलरेशन पे उसके अपरेंट वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, ये केस हमने कर लिया। 6th केस था। लगभग सारे केसेस हमारे यहाँ पे क्या हो गए, डिस्कस हो गए। लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, इस तरह से। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग। इसके ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। तो कैसा क्वेश्चन लेता हूँ, बॉय ऑफ मास 40 किलोग्राम, ठीक है, stands in a lift. Find the apparent weight of the boy when number 1 the lift accelerates upward with acceleration 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दूसरा केस है द लिफ्ट एक्सेलरेट्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तीसरा केस है द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड विद वेलोसिटी, मान लेते हैं लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रही है विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी। 3 केस अपने पास सामने हो गए। पहले तो मास लिख लो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना दे रखा है, 40 किलोग्राम। पहला केस एक्सेलरेट्स अपवर्ड, ऊपर की तरफ जा रही है, क्या रहेगा, r1। क्या बताया था, m into v plus वेट बढ़ेगा। g की वैल्यू 10 लेना है, लगभग 8, g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 9.8 है, अप्रॉक्सीमेट 10 ले लिया तो m की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 40, 10 प्लस 2, 40 इंटू क्या आ गया, 12 आ गया। न्यूटन के अंदर आएगा। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं इसको। तो कितना आ गया ये 48 न्यूटन। ठीक है, 48 न्यूटन। ठीक है, या 48 क्या लिख सकते हैं, 48 किलोग्राम वेट, 48 किलोग्राम वेट ऐसे लिख सकते हैं, 48 किलोग्राम वेट। तो आंसर ये ऐसे लिख लो, 48 किलोग्राम वेट, क्योंकि 1 किलोग्राम वेट क्या होता है, 10 न्यूटन के बराबर। दूसरा केस हमारा लिफ्ट एफ डाउनवर्ड में तो m इनटू क्या आएगा, d माइनस, इसको आप सोल्व करना इजी है। 40 इनटू 10 माइनस 2 कितना आ गया, 40 इनटू 10 माइनस 2 हो गया 320 न्यूटन या 32 किलोग्राम। ये अप्रोक्सीमेटली 10 भी लगाया है, बराबर लगा। और तीसरे केस में समझना वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो a क्या होगा, 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। ठीक है, डाउनवर्ड में जा रहा है, a 0, r3 इसके बराबर m, कोई फर्क नहीं। 40 into 10 400 न्यूटन या 40 किलोग्राम वेट। देखो 40 किलोग्राम मास है, 40 किलोग्राम वेट उसका वेट है। ध्यान से समझना, ये तो एक्चुअल वेट हुआ होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इस टॉपिक के अंदर हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है। इतना आप पढ़ेंगे।
थैंक यू।